हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें हम 3 अध्याय देख चुके हैं, जिसमें हम चौथा अध्याय देखेंगे आज, मानव विकास। तो आइए शुरू करते हैं। मानव विकास। देखिए, वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते बढ़ती और विकसित होते हैं। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। अब इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? इस अध्याय में राष्ट्रीय और समुदाय के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा और विवेचना देखी जाएगी। वृद्धि और विकास शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं और यह अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक या ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि में सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। और फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले ही जैसी रहती है तो इसका अर्थ है कि वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ। अर्थात वृद्धि और विकास में क्या होता है? अंतर होता है। वृद्धि तो होती है, मतलब किसी भी चीज का बढ़ना, लेकिन विकास में जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कोई नगर है, नगर से अगर वो महानगर बनता है, महानगर बनता है तो उसमें पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भी बढ़ती है और महानगर बनने के साथ साथ उसमें जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें भी विकास होता है। उसकी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? फिर महानगर की। यानी कि विकास और वृद्धि दोनों पर्याप्त मात्रा में हुई है। तो ये अंतर होता है विकास और वृद्धि में। और इसमें यह भी समझाने की कोशिश की गई कि जरूरी नहीं वृद्धि हो रही है तो विकास भी होगा। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वृद्धि तो हो रही है यानी कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है? उनको पर्याप्त मात्रा में वो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है। सुख सुविधाएं का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आपके लिए अनिवार्य शिक्षा की अच्छी फैसिलिटी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की पर्याप्त सुविधा, नगर का स्वच्छ होना। तो ये क्या है? ये किसी नगर में रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं की श्रेणी में जिसे रखा जाता है। तो ये हो गया आपका वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है कि आगे कहना है कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। ये विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दक्षिण एशियाई शास्त्रियों में डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण कार्य है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। यहाँ से देखना कि विकास का मूल उद्देश्य, डेफिनेशन बच्चों मैंने मतलब याद करवाई थी। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत
कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे ही कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? मानव विकास सूचकांक, जैसे कि प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सक उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। अब मानव विकास के 4 स्तंभ हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। समता का आशय यानी कि समान, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के समान पहुंच व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता है, फिर भी यह प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग के हैं। मतलब विरत का मतलब है कि छूटे हुए। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियों, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार के इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, सतत पोषणीयता। मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय, मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसर को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देते तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाते हैं। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। मानव यानी कि इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी कार्यक्षमता होती है। यानी कि देखो मतलब किसी भी देश की जो पूंजी होती है वो उस देश की भावी पीढ़ी यानी कि मानव पूंजी के रूप में ही देखा जाता है। यानी कि एक कार्यशील जनसंख्या हमारे लिए क्या है, किसी राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करती है, एक पूंजी का निर्माण करती है। सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के सशक्तिकरण विशेष महत्व है। मानव विकास के उपागम। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है आय का उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। अब मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है।
यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपना रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने के ज्यादा अवसर है। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रयशक्ति यानी कि अमेरिकी डॉलरों के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 बाहरीता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 में जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 का मानव अत्यंत निम्न स्तर का माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक के उपागम से संबंधित है, जैसे कि इसमें आय का उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। आयु उपागम क्या है? यह मानव के विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास का आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत उपागम आवश्यकता, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। अब 1990 में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास का यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचक है। संबंधित है कि सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं, यानी कि और ज्यादा सुधार हो रहा है। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों यानी कि नई विधियों का भी अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? फिर भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरणीय अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास के होने वाले संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आयकर और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास के बड़े देशों में की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर
रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इस प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी परिस्थितियां मापी जाती है तो वो वहाँ पर बेटर पाई गई है, इसलिए केरल ज़्यादा गुजरात से बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न में इसमें मापा जाता है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है, इसमें ये दर्शाया गया है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इसमें वर्ग में 59 देश सम्मिलित थे। तालिका 4.3 जो दिखाई गई है इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर। 2018 का आंकड़ा है, अब तो नया आ गया है। मानव विकास समूह 53 देश सम्मिलित है। आप पाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देशों में वे हैं जहाँ सामाजिक खंड के बहुत से निवेश हुए हैं। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों के समान हों? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्य मानव विकास वर्ग में 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि के बाद हुआ। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश है, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश अधिक लोकानुमुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों के सांस्कृतिक को दोष देते हैं। उदाहरण क्या है? देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गैर समुदाय के ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझ लें कि सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों की उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। तो यह हो गया हमारा मानव विकास से संबंधित चैप्टर और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, धन्यवाद।